हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बीए फोर्थ सेम का सेकंड ईयर का पास एंड ऑनर्स का जो मई 2024 का अब का पेपर है। ठीक है, ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, और ऑप्शन है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेकंड। 3 घंटे का ये पेपर होता है और 80 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है इसमें होता है कि अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। हमें जितने भी इनमें क्वेश्चन दिए उनमें से केवल 5 अटैम्प्ट करने हैं। सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, हर यूनिट में से ऑप्शन दिया होगा, एक क्वेश्चन करना है आपको। और जो क्वेश्चन 9 है, जो हमारी 5th यूनिट है, दैट्स इज कंपलसरी, ज़रूरी है वे क्वेश्चन करना। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कंटेन करता है, मतलब 16, 16 एंड 16 कंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि है क्या। और इसकी क्वेश्चन पेपर आईडी है 92367। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये अब का पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यूनिट 1 में क्या दे रखा है हमें, डिस्क्राइब द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइट। ये चैप्टर 1 का है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ राइट्स। उस चैप्टर में से दे रखा है और कहा है कि मतलब जितनी भी राइट्स की थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लेन करो, और इनमें से कौन सी ज़्यादा हम कहें तो सेटिस्फाई हैं, जिससे हम उस थ्योरी को बताओ यहाँ पे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि सोशल वेलफेयर थ्योरी, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, और इनमें से कौन सी बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, वो थ्योरी बताओ हमें। तो ये यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है। इसके साथ साथ यूनिट जो 1 है उसमें 3 चैप्टर थे, उनमें से और में आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा है इसमें कि हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये चैप्टर 3 है। इसमें आप क्या बताओगे कि सिंपली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन लिखते वक्त सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है किसी भी क्वेश्चन को लिखते वक्त, और लास्ट में कॉन्क्लूजन। उसके बीच में आप हर चीज़ को डिस्क्राइब करोगे। यही आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को। फिर जो भी इसके इम्पोर्टेंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिग्निफिकेंस हैं, जो भी करेक्ट फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। लास्ट में कंक्लूजन आप डिफाइन करोगे। तो इस यूनिट में ये 2 क्वेश्चन, इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। इन दोनों यूनिट 1 में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये पहले ही बता दिया गया था। कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं और 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड यूनिट। अब सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं हमारे। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ लिबर्टी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो लिबर्टी में से एक क्वेश्चन था कि हाउ कैन लिबर्टी बी सेफ गार्ड इन द मॉडर्न स्टेट, कि कैसे हम लिबर्टी को सेफ कर सकते हैं। तो ये जो है लिबर्टी को कैसे सेफ कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और इसे भी आप इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन था, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता था कि सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी या हाउ कैन लिबर्टी बी सेफ गार्ड। सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंस होते हैं कि लिबर्टी को हम सेफ कैसे रख सकते हैं। हम अगर अवेयरनेस फैलाएंगे पब्लिक के अंदर, फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, कोऑपरेशन क्रिएट करेंगे बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब जब भी सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, वो खतरे की बात होती है फॉर ह्यूमन लिबर्टी के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुड बी एट एवरी लेवल होना चाहिए, मतलब डिवाइड होनी चाहिए पावर्स, एक के पास नहीं होनी चाहिए। अगर एक के पास होगी तो हमारी लिबर्टी खतरे में होगी। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ऑनेस्ट एंड फ्री प्रेस होनी चाहिए, जिससे हम अपने आइडियाज़ को गवर्नमेंट को मैगजीन न्यूज़पेपर के द्वारा
कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एजुकेशन होनी चाहिए, लव फॉर लिबर्टी होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर आप उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे। तो आप ऐसे इन पॉइंट्स से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो। देन इसमें आता है, और थर्ड यूनिट में सेकंड क्वेश्चन जो है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आता है कि इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, कंप्लीमेंट्री है, उसे डिस्कस करो। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है इक्वालिटी एंड लिबर्टी में आपको, ठीक है। ये आपके यूनिट 2 हो जाती है। यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में आपका आया है कि हम डिफाइन करो सोशल चेंज को एंड राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। तो सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन करोगे कि जो चेंज है इज़ अ लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। और सोशल चेंज अगर हम एक लाइन में अगर डिफाइन करें यहीं, तो सोशल चेंज होता है जो भी चेंज हुआ सोशल स्ट्रक्चर्स में, सोशल इंस्टीट्यूशंस में, सोशल रिलेशनशिप में, उसे हम सोशल चेंज कहते हैं, ठीक है। ये कभी कभी हम कहें तो सोशल चेंज अलग अलग होता है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टाइम पर होता है, कहीं फास्ट होता है, कहीं स्लो होता है, बट कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे इसे डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मीनिंग लिखोगे, फिर एक डेफिनेशन दोगे इसकी, ठीक है। देन उसके बाद था राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले जो सोशल जो चेंज है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी रुकती नहीं है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है। उसकी स्पीड स्लो हो सकती है लेकिन वो कभी हम कहें तो रुक नहीं सकती, नेवर स्टैटिक, ठीक है, वो हमेशा चलती रहती है। दूसरा यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती विद टाइम एंड प्लेस, मतलब इट हैज़ बीन टेकन प्लेस इन द पास्ट ऑल्सो and taking place in the present and it will be continue to taking place in the future। मतलब पास्ट में भी हुआ होगा, प्रेजेंट में भी हो सकता है सोशल चेंज, और फ्यूचर में भी होने की संभावना है, ठीक है। और जो सोशल चेंज है एक एसेंशियल लॉ है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर कोई क्या करता है, एवरीबॉडी अर्न फॉर चेंज। और ये जो सोशल चेंज है ये प्लान्ड होते हैं, कुछ प्लान्ड होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ये भी एक मतलब कि चेंज एक लॉ है नेचर का, जो हर कोई एक्सेप्ट करता है कि चेंज होने ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हम कहें तो ये करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आप ऐसे लिख सकते हो, एक कॉमोडिटी चेंज होना चाहिए, एक इंडिविजुअल, जैसे कि अगर हम बात कहें कि अगर कोई इंडिविजुअल लिविंग आफ्टर अ फ्यू ईयर इन इंग्लैंड में लीव करके आया है एंड आफ्टर लर्न न्यू मेथड ऑफ लिविंग, नए मेथड लिविंग के सीख के आया, पढ़ के आया, कम बैक टू हिज ओन कंट्री, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि वो सोशल चेंज है। सोशल चेंज वो होता है जो वोल कमोडिटी को अफेक्ट करता हो, ठीक है, एक इंडिविजुअल को नहीं, ठीक है। और ये जो सोशल चेंज है ये बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा होता है, केवल एक फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, ऐसे बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे सोशल चेंज के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। दूसरा, नेचर ऑफ सोशल चेंज डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़, अलग अलग होती हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक करेक्टर ये है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना भी ज़रूरी है, सोशल चेंज इज़ नॉट अ नेसेसरी अ प्रोग्रेस। हम प्रोग्रेस नहीं कह सकते, प्रोग्रेस का सिंपल मीनिंग कहें तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट हम कहें, कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता। लेकिन जो सोशल चेंज है वो क्या करता है, प्रोग्रेस भी करता है, लेकिन वो क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी देता है एज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूनिट ये आप तो कर लोगे, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है क्रिटिसाइज एग्जामिन द वेलफेयर स्टेट एज अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जो वेलफेयर स्टेट है कैसे डेवलपमेंट करती है उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर बताओगे, ठीक है। एजुकेशन बढ़ाती हैं, ठीक है, पॉवर्टी कम करती हैं, स्कीम्स निकालती हैं, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर दोगे। तो आपको यूनिट थर्ड में से कोई एक, फिफ्थ या सिक्स में से कोई एक क्वेश्चन करना है, एज यू विश यू डू, ठीक है। हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, तो मे बी आपको ऑलमोस्ट 5 या 6 पेजेस तो भरने ही होते हैं, ठीक है।
तो अब हम पढ़ते हैं हमारी फोर्थ यूनिट की तरफ कि फोर्थ यूनिट में क्या है। अब जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें भी से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और एक करना होता है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि राइट एन एसे ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ ये आर्टिकल 19(1) के अंदर आती है, ठीक है। और इसने रिप्लेस किया था, तब ये आई थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करके ये आई थी, ठीक है। और सबसे पहले स्वीडन जो ऐसी कंट्री थी जिसने आरटीआई को अडॉप्ट किया था, लॉ बनाया था, कब 1776 में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, तो आप हिस्टोरिकली बता दोगे। दूसरा, सबसे पहले किसी ने क्या, इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, 2015 में, 12 अक्टूबर 2015 में इंडिया ने ये लॉ बनाया था। फिर आप इंफॉर्मेशन का मतलब बताओगे, एक डेफिनेशन आप शो करोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ऐसे लिखना है ना आपको, तो आप जितना भी आपको पता आप सब कुछ इसमें डाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि हमें नीड क्यों पड़ी इस चीज़ की, नीड में भी नीड क्यों पड़ी, आप उस चीज़ के बारे में भी यहाँ लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशंस की कमी थी, लेक ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरा, हमें एक रियल डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना था, हमें नॉलेज देनी थी ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। और क्या करना था, पीपल का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना था। ये बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंस आप जो इसमें दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को भी इंक्रीज़ करना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल को भी बढ़ाना था, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट करप्शन को ख़त्म करना था, ये बताऊँ। ये आप इसमें आप क्या लिख सकते हो, नीड्स को लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, उसके बाद आप इम्पैक्ट्स, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब मतलब कोई जो भी ऑनेस्ट जो ऑफिसर है मतलब विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर वर्क कर सकता है और अपने सजेशंस एंड ओपिनियन दे सकता है एक प्रॉपर मैनर में। दूसरा, ये प्रिवेंट करती है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने लॉ इम्प्लीमेंट किया, ये प्रिवेंटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड पोलराइजेशन ऑफ क्राइम को प्रिवेंट करता है। दूसरा, डेली के जो टास्क हैं जैसे कि राशन कार्ड, एनी ड्राइविंग लाइसेंस, ये इन चीज़ों को ईजिली क्या करता है, टास्क को मेकिंग करता है, ठीक है। दूसरा, इससे क्या है, सिटीजन हैज़ रियलाइज द पावर ऑफ सोवर्जिनिटी। आप ऐसे कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। देन आप इसमें लिमिटेशंस लिख सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन की लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोर्ट के द्वारा बैन कर दी गई है तो वो पब्लिक के लिए नहीं है, ठीक है। अगर हम कहें तो किसी मतलब इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इंडेंजर द लाइफ ऑफ एनी सिटीज़न, तो वो पब्लिक के लिए नहीं है। अगर कोई क्या डिग्निटी ऑफ द कोर्ट लोअर कर देती है तो वो पब्लिक के लिए नहीं है। अगर कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो क्राइम को लीड कर रही है तो वो हम कहें तो पब्लिक के लिए नहीं है। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन हार्म करती है यूनिटी, सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, तो वो पब्लिक के लिए नहीं। ये कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर आप कर सकते हो इसमें इग्नोर, हम कहें तो सजेशंस लिख सकते हो, क्या क्या सजेशन है उसके। हम सजेशन में हम क्या है, टू मेक पीपल अवेयर, ऑनेस्टी इन गवर्नमेंट वर्क्स, आप ये सब कर सकते हो। अरेंज इन इंफॉर्मेशन बोर्ड, नीड ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, एंड देन उसके बाद आप कॉन्क्लूजन लिखे, सफिशेंट है इतना, ठीक है। 16 मार्क्स में सफिशेंट है। आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, ये बस एक्सप्लेनेशन इसलिए कि समझ आ जाए कि क्या है। दूसरा है एक एक्सप्लेन द प्रोविज़न मेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कि क्या प्रोविज़न बनाए गए अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द, हम एक्ट कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। हमारा एक्ट है 1986, कौन सा एक्ट है, 1986, ठीक है। और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे पहले आपको लिखनी है। फिर हम कहें तो क्या क्या प्रोविज़न्स बनाए हैं आप वो इसमें मेंटेन करोगे। तो सबसे
सबसे पहले तो आप मीनिंग लिखोगे, इंट्रोडक्शंस सबसे पहले ये होता है, फिर उसके बाद आप मीनिंग लिखोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। देन उसके बाद आप प्रॉब्लम और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स लिखोगे, कैसे हम मतलब कि एक्सप्लॉइट होते हैं पीपल, ठीक है। दूसरा हम इसमें और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमने जैसे एजुकेशन स्प्रेड की, इसके कारण जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो बढ़ी, हमने नॉलेज दी राइट्स के बारे में टू द सिटीजन्स को, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीजमेंट किया, चेंज किया एटीट्यूड में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम कहें तो ऐसे रीज़न है जिसके कारण कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्प्रूव हुआ है। फिर राइट ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस क्या है उसके, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। तो जो आपको लिखना है वो आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 4 यूनिट्स देखी हैं फोर्थ सैम की बीए की, अब का है मई 2024 का, ठीक है। 4 यूनिट, ये लंबी वीडियो हो सकती है, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो इतना सफिशिएंट है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।